हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम फोर्स वाला जो चैप्टर है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर के बारे में है। ठीक है, फोर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फोर्स के वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो मोशन में कैसे आता है, शेप कैसे उसका चेंज होता है फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से। बॉडी अगर रेस्ट में होती है तो मोशन में क्यों आती है, फोर्स की वजह से। उसके अलावा हमने टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में देखा था कि कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस जो कांटेक्ट की वजह से लगते हैं, जैसे कि मस्कुलर फोर्सेस और फ्रिक्शनल फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हमने देखा था मैग्नेट, मतलब जिसका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता फिर भी फोर्स लगता है, उसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं, जैसे कि मैग्नेट फोर्सेस देखा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इनका कोई कांटेक्ट नहीं होता, उसके बाद भी ये फोर्स अप्लाई होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है, क्लास 7 में हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती है वो स्टॉर्म के टाइम पे या साइक्लोन के टाइम पे हमारे रूफ टॉप को भी इवन उड़ा के ले जाती है, जिसकी वजह से विंड एंड साइक्लोन जो होते हैं वो एयर प्रेशर की डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, एयर प्रेशर में डिफरेंस होता है, तो जब हमेशा प्रेशर की वजह से कहाँ एयर मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा एयर मूव करेगी। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एयर का मूवमेंट या विंड जो होती है। एयर तो स्टैटिक होती है, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर का मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ठीक है, तो कोई रिलेशन होता है प्रेशर और फोर्स के बीच में? हाँ, एक रिलेशन होता है जिसके वजह से प्रेशर काम करता है। देखो, अगर हम नेल को पुश करना चाहते हैं वुडन प्लैंक में, तो अगर ये वाला जो पार्ट है इस साइड से अगर हम इसको पुश करेंगे वुडन में, तो क्या ये जा सकेगी वुडन बॉक्स में? या फिर इसका जो पॉइंटेड वाला पोर्शन है उससे अगर हम इसको पुश करेंगे तो वो इजीली क्या जाएगी, अंदर वुड में चली जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है? प्रेशर तो हम दोनों साइड से अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऐसे ही जब हम वेजिटेबल्स को कट करते हैं, जब ब्लंट नाइफ से कट करते हैं या फिर शार्प नाइफ से कट करते हैं, तो किसमें इजीली कट होता है? ठीक है, तो इसके बाद आपको ये फीलिंग आएगी कि एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्लेज अ रोल इन मेकिंग दिस टास्क इजियर। अगर हम पॉइंटेड नेल से अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इजीली प्रेशर अप्लाई होता है। तो मतलब कि फोर्स जितना एक्ट करेंगे हम पर यूनिट एरिया में, वो उसका क्या बोलाएगा, प्रेशर बोलाएगा, हो जाएगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जितना कम एरिया होगा उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। एरिया जितना कम होगा कम एरिया में अगर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, ज्यादा एरिया में हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर कम लगेगा। समझ में आया? तो at this stage we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed। इन दोनों केसेस में हमने देखा कि परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, उसके वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। I now understand why the porters place a round pieces of the cloth on their head। अच्छा, इस चीज के वजह से मुझे समझ में आया कि पोर्टर्स जो होते हैं वो अपना राउंड पीस ऑफ द क्लोथ क्यों रखते हैं अपने हेड पे, जिससे कि एरिया बढ़ जाए। एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, जो हैवी लोड्स वो कैरी करेंगे ना उसका जो प्रेशर हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। बाय डूइंग दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड। एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज करें जिसके वजह से उनकी हेड के ऊपर जो प्रेशर होगा वो कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और वो इजीली हैवी लोड को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया डिनोमिनेटर में है। ठीक है, इसके वजह से स्मॉलर, जितना एरिया स्मॉल होगा उसके ऊपर उतना लार्ज प्रेशर लगेगा ऑन अ सरफेस फॉर दी सेम फोर्स। अगर एरिया पॉइंटेड एंड जो होता है नेल का वो बहुत स्मॉलर होता है देन ऑफ इट्स हेड, द सेम फोर्स therefore produces the pressure sufficient to push the pointed end to the nail into the wooden plank। मतलब कि जो नेल होता है उसका ये एरिया कम है सेम फोर्स के लिए, तो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर ये ब्रॉड होता तो उसके सेम फोर्स पे एरिया ज्यादा है, इस वजह से प्रेशर उसका कम अप्लाई होता। क्लियर? तो एरिया पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारा प्रेशर। ठीक है, अगर एरिया जितना कम होगा सेम फोर्स के लिए तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। हमने दोनों एग्जाम्पल में देख लिया, नेल वाले एग्जाम्पल में भी और कुली वाले एग्जाम्पल में भी। उसने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को बढ़ाने के लिए क्या किया है, अपने सर पे वो कपड़ा रखा है, जिसके वजह से उसका एरिया जो है वो बड़ा हो जाएगा तो प्रेशर कम आएगा। क्लियर? कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइड? देखो,
जो शोल्डर बैग्स होते हैं वो ब्रॉड स्ट्रैप के होते हैं, जिससे कि एरिया क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। एरिया बड़ा हो जाएगा तो प्रेशर हमारे शोल्डर्स पे कम आएगा, ठीक है। और अगर हमको कहीं पे कटिंग करनी होती है तो वो उसके एरिया कम होते हैं, कम होते हैं, तो उसके वजह से शार्प एजेस बनाते हैं, जिसके वजह से हमको प्रेशर ज्यादा लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब क्या लिक्विड और गैसेस जो होती है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, और ये डज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट, क्या इस ये एरिया पे भी डिपेंड करती हैं लिक्विड और गैसेस का प्रेशर। अब देखो हमको क्या निकालना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एंड गैस, मतलब लिक्विड और गैस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। इसमें देखो वाटर के थ्रू हमने ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हमने देखा है कि लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। जब हमने कम पानी भरा है ट्यूब में, तो ये जो नीचे वाला बलून है वो उसके ऊपर वो कम फूला है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर कम आया है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा पानी भरा है तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई, इसलिए उसका साइज बड़ा हो गया। इसका मतलब ये है कि प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड, ठीक है। उसके अलावा सेम हमने यहाँ पे किया है ये बॉटल के साथ। बॉटल में यहाँ बीच में यहाँ से ये ट्यूब निकाल के यहाँ पे बलून लगा दिया, ठीक है। तो ये बलून के ये लिक्विड की प्रेशर की वजह से ये जो बलून है वो इन्फ्लेट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लिक्विड जो है वो सारी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या किया हमने, ये होल कर दिए, तो जितने होल किए वहां से सब जगह से पानी निकलने लग गया। इसका मतलब ये है कि लिक्विड जो है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है सेम डेप्थ में। क्लियर। अब देखो, रबर शीट हैज बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम। डज द बल्जिंग ऑफ द रबर शीट इन दिस केस इंडिकेट दैट वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर। ऑब्वियसली कि जो बल्जिंग हो रही है रबर शीट में वो यही इंडिकेट करे कि वाटर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कंटेनर की वॉल के ऊपर। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, ये हमने भरी है, इसमें हमने होल किए हैं, तो ये लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इसकी वजह से ये बाहर आ जा रहा है, ठीक है। इन सब से हमको पता चलता है कि लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। डू गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर, गैसेस भी एक्सर्ट करती हैं ऑन दी वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, तो हाँ करती हैं। जैसे आप किसी बलून को इन्फ्लेट करते हैं, मतलब फुलाते हैं, तो उसके माउथ को आपको क्लोज करना होता है, नहीं तो वो अगर हम उसको क्लोज नहीं करेंगे तो सारा का सारा गैस जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी बलून में होल होता है तो कभी क्या आप उसको इन्फ्लेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो उसकी सारे डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करके बाहर आ जाएगी, ठीक है। डू यू रिकॉल व्हाट हैपेंस टू द एयर इन द साइकिल ट्यूब व्हेन इट इज पंक्चर, जब पंक्चर होता है तो भी एयर एक्सर्ट प्रेशर एक्सर्ट करके बाहर आ जाती है, ठीक है। तो एयर जो होती है वो इनर वॉल्स पे हमेशा इन्फ्लेटेड बलून हो या ट्यूब हो उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। इससे मतलब ये होता है कि गैसेस जो होती है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन दी वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एनवेलप ऑफ द एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर, जो अर्थ के अराउंड में जो एनवेलप बना हुआ है, मतलब एयर जो बना है, एयर का जो पूरा ब्लैंकेट बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो बहुत सारे किलोमीटर्स तक है जो अर्थ के सरफेस को कवर करती है। अब ये जो प्रेशर एक्सर्ट करती है एयर, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एयर का जो फोर्स होता है पर यूनिट एरिया में उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। इफ वी इमेजिन a unit area and a very long cylinder standing on it filled with the air, then the force of gravity on the air in the cylinder is the atmospheric pressure। मतलब क्या हुआ, अगर हम इमेजिन करें कि यूनिट एरिया और एक बहुत बड़ा लंबा सिलेंडर, ये लंबा सिलेंडर है यूनिट एरिया में, ठीक है। तो इसको अगर हम फिल कर दे एयर के साथ, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर, अगर देखो एयर के साथ फिल कर दी, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसमें एयर फिल हो जाएगी। एयर फिल होने की वजह से क्या, ये जो सिलेंडर होगा इसमें जो फोर्स का प्रेशर लगेगा, एयर का जो प्रेशर लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि इस सिलेंडर में जो प्रेशर है वो किसकी वजह से है, एयर की वजह से है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन कॉलम ऑफ द यूनिट एरिया। एक कॉलम, एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एयर का प्रेशर लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा और कितना छोटा हो सकता है। देखो, एक गुड क्वालिटी का रबर शक्कर ले लो, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कैप, स्मॉलर रबर कैप की तरह दिखेगा। प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस, डज इट स्टिक टू दी सरफेस। देखो, आपने बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया होगा, जैसे वैक्यूम कैप्स भी आते हैं, अगर हम इसको
हार्डली पुश करेंगे, बहुत हार्ड पुश करेंगे अगर प्लेन सरफेस पे, तो जितनी एयर होगी वो सारी क्या हो जाएगी, वहां से निकल जाएगी और वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, इस वजह से वहां पे स्टिक हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको पुल करेंगे बाहर की साइड, तो उसमें हमको इसको पुल करने के लिए, वैक्यूम क्रिएट हुआ ना, उसको पुल करने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये जो रबर स्टिक हुई है उसके ऊपर, मतलब यहाँ से ऊपर से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और इसको पुल करने के लिए हमको इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, पुल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है व्हेन यू प्रेस द सकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस एस्केप आउट, द सकर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट ऑन इट। तो जो सकर है उसके ऊपर प्रेशर एक्ट हो रहा है एटमॉस्फेयर का, शकर को पुल करने के लिए द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको खींचने के लिए आपका जो फोर्स होना चाहिए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप उसको क्या कर पाओगे, खींच पाओगे, अदरवाइज नहीं खींच पाओगे। इट वुड नॉट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द शकर ऑफ द सरफेस इफ देयर वर नो एयर एट ऑल बिटवीन द सकर एंड द सरफेस। अगर सकर और सरफेस के बीच में बिल्कुल भी एयर नहीं बची, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आउट को वो खत्म करके इतना कोई भी फोर्स नहीं लगा सकता जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो। इसलिए जहां वैक्यूम क्रिएट हो गया, बिल्कुल भी एयर नहीं बचा, तो उसको आप पुश नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो ये वैक्यूम का कंसेप्ट होता है। इफ द एरिया ऑफ माई हेड वेर 15 बाय 15 सेंटीमीटर, हाउ मच फोर्स एयर विल एक्सर्ट ऑन माई हेड। मतलब अगर हमारा 15 बाय 15 एरिया है सर का ये वाला, तो इसके ऊपर कितना हम अपने उस सर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके चलते हैं। तो देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों होते हैं ना, वो आपस में काउंटर कर लेते हैं। इस वजह से हमको वो जो हमारे सर के ऊपर जो प्रेशर होता है वो हमको नहीं फील होता है। देखो, force due to air in the column of height atmosphere 15 by 15 is nearly equal to the force of gravity। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ग्रेविटी के फोर्स के इक्वल होता है। यही रीजन है कि हम कभी भी क्रश्ड डाउन नहीं होते अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज आल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो एक प्रेशर है इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो प्रेशर है वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। इस वजह से दोनों फोर्सेस जो होते हैं वो आपस में बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, चलो, डिड यू नो, देखो ऑटो वन ग्रीक जो था ना, एक जर्मन साइंटिस्ट था 17 सेंचुरी में। इसने क्या किया था, एक पंप इन्वेंट किया था जो एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ वेसल। इसने क्या किया, ये दो होलो मेटेलिक हेमिस्फीयर थे, और इसके बीच की जितनी एयर थी ना वो पूरी बाहर निकाल दी, पूरी पंप कर दी बाहर के लिए। फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, अब कोई एयर नहीं है बीच में इन दोनों के। ठीक है, कोई भी एयर नहीं है, तो बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग गया है वो बहुत ज्यादा है, और इसने इतने सारे फोर्सेस दोनों एक दूसरे अलग अलग डायरेक्शन में पुल करने के लिए लगाए, फिर भी इन दोनों हाफ्स को वो अलग नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक बहुत ज्यादा है प्रेशर, और बीच में कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो वहां पे क्या क्रिएट हो गया है, वैक्यूम क्रिएट हो गया है। तो हाउसेस जो है वो भी हेमिस्फीयर को पुल नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है प्रेशर, और वैक्यूम के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है। अब देखो, आपने क्या क्या पढ़ा, फोर्स के बारे में पढ़ा हमने। फोर्स जो होता है वो पुश और पुल होता है। ठीक है, फोर्स जो होता है वो इंटरेक्शन बिटवीन द दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तभी फोर्स अराइज होता है। फोर्स का अपना एक मैग्नीट्यूड होता है और अपना एक डायरेक्शन होता है। चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करने के लिए और उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमको क्या कराना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉजेज अ चेंज इन स्टेट। जो फोर्स अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके वजह से उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है और उसका शेप भी चेंज हो सकता है। अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है विद और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट, मतलब जब हम कांटेक्ट के साथ फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट पे हमने अगर कोई कांटेक्ट नहीं किया उसके बाद भी फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। लिक्विड और गैसेस जो होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। लिक्विड और गैसेस जो होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, इसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड अस नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर प्रेशर लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एयर जो फोर्स अप्लाई करती है, प्रेशर अप्लाई करती है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। कांटेक्ट फोर्स मतलब जब दो ऑब्जेक्ट की कांटेक्ट में आने के बाद जो फोर्स अप्लाई होता है उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती हैं वो क्रिएट हो जाती है, उसके वजह से जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल होता है। फ्रिक्शन क्या होता है,
जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होती है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसके वजह से वो हमेशा रेस्ट में आने की कोशिश करता है, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो हमारी अर्थ होती है वो एक पुशिंग फोर्स हमेशा लगाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटी मतलब अर्थ की ग्रेविटी, जिसकी वजह से फोर्स अप्लाई होता है और उसी की वजह से सारी जो चीजें होती है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करती है। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट्स के बीच में होता है। मस्कुलर फोर्स हमारी मसल्स लगाती है। नॉन कांटेक्ट फोर्स जो आपस में कांटेक्ट में नहीं होता, जैसे मैग्नेट फोर्स हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। पुल क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए, दूर खींचने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसको पुल बोलते हैं। पुश मतलब उसको पुश करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है हम उसको पुशिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 11। काफी लेंथी चैप्टर है, इसमें हमने फोर्स के बारे में और प्रेशर के बारे में देख लिया। अगर आपको फोर्स के बारे में डिटेल में देखना है तो उसके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे या फिर वीडियो के एंड में एंड स्लाइड्स दे दूंगी, आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस की प्लेलिस्ट बनी है, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।